अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो आप इसके ऊपर बॉयल्स लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। आप कंसिडर करें कि गैस जो है उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं या एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मली, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। यही तो होता है बॉयल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर हम इसकी PV डायग्राम ड्रा करना चाहें, हम कंसीडर करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वॉल्यूम है और वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर है। तो वॉल्यूम जब चेंज होता है, जब गैस अलाउड टू एक्सपैंड होती है, तो उससे प्रेशर चेंज किस तरह से होता है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर ने अगर कांस्टेंट रहना है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। हम कंसीडर करते हैं कि इनिशियली वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1 है, और गैस जो है वो एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली। अगर गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड हो रही है, तो फिर इस तरह की एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, और यहाँ फाइनल स्टेट आती है जहाँ पे वॉल्यूम V2 हो जाता है और प्रेशर P2 हो जाता है। तो इस ग्राफ को, इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है जिसमें हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो P1 V1 जो है इक्वल होगा P2 V2। The curve representing isothermal process is called isotherm. इस कर्व का नाम है आइसोथर्म। और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। हम कंसीडर करते हैं कि एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी है, और इसका जो पिस्टन है ऊपर, ये मूवेबल है। इस पिस्टन के ऊपर वेट रखे हुए, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है। हमने फ्रिक्शनलेस इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि हम एनर्जी लॉसेस को डिस्कस नहीं करना चाह रहे, आइडियल केस कंसीडर कर रहे हैं। अब ये जो मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर वेट रखे हुए हैं, यहाँ गैस भरी हुई है, और ये सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है। अगर आप वेट हटाना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि गैस एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो वर्क डन बाय द गैस होगा, या हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। अब सिस्टम वर्क करेगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वर्क। अब जब गैस एक्सपैंड होगी, एक्सपैंड होने से क्या होगा कि इस गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, वो पिस्टन को मूव करवाने में यूज हो जाएगी।
अब जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर को तो रखना है कांस्टेंट। अगर आप स्लोली वेट हटा रहे हैं तो ये जो बॉटम है इट मस्ट बी कंडक्टर, इसको अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ताकि हीट एनर्जी जो है बाहर से एनवायरनमेंट से इस सिस्टम में एंटर होती रहे, क्योंकि हीट को एंटर होने में भी टाइम लगेगा, इसलिए इस प्रोसेस को बहुत स्लो होना चाहिए। आप स्लोली वेट्स को उठाते जाएंगे और गैस स्लोली एक्सपेंड करती जाएगी और यहाँ से हीट एनर्जी एंटर होती जाएगी ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट उसी वक्त रह सकता है अगर प्लस क्यू हीट जो है इस सिस्टम में एंटर हो। अगर हीट एनर्जी एंटर नहीं होगी तो सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी यूज हो जाएगी वर्क में। तो इसलिए हीट Q must be entered to the system to keep the temperature constant. Q is equal to पॉजिटिव हीट एनर्जी होगी यहाँ, जो कि सिस्टम में एंटर हो रही है बाय कन्वेंशन। और आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमें पता है Q is equal to डेल्टा U प्लस W। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, T is equal to कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, इनिशियल से फाइनल तक। यहाँ पे था इनिशियली पिस्टन, फिर ऊपर मूव कर गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। डेल्टा यू जीरो होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो हीट एनर्जी एंटर हुई है तो हीट होगी पॉजिटिव, वर्क सिस्टम ने किया है तो वर्क डन बाय द सिस्टम हम कहते हैं पॉजिटिव। तो इसमें पुट कर देंगे, क्यू आ गया यहाँ पे, डेल्टा यू की जगह पे जीरो पुट कर देंगे, प्लस वर्क आ गया। तो हीट एनर्जी कहाँ यूज हो गई, वर्क। हीट एनर्जी उतनी ही सिस्टम में एंटर होगी जितना एक इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क हुआ है। जितना गैस ने वर्क किया है, जितनी उसकी एनर्जी यूज हुई थी, उतनी हीट एनर्जी सिस्टम में एंटर होगी। तो Q इज इक्वल टू W। ये एक्सप्रेशन जो है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करती है। Q इज इक्वल टू W आपने MCQ के लिए भी याद रखना है कि Q इज इक्वल टू W जो है ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। अब अगर हम बात करना चाहें आइसोथर्मल कंप्रेशन की, अब अगर आप वेट दोबारा इसके ऊपर रखना शुरू कर दें, जो आपने वेट इस पिस्टन से हटाए थे, पिस्टन के ऊपर वेट ज्यादा रखना शुरू कर दें तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, तो वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन होगी। इसको हम कहते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, गैस को आप कंप्रेस करवा रहे हैं। गैस अगर कंप्रेस होती है तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, उसको हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव। अब गैस के कंप्रेस होने की वजह से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, जैसे हमने बाइसिकल पंप वाले केस में देखा है, वहां पे भी हमने गैस को कंप्रेस किया था तो हीट प्रोड्यूस हुई थी, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी। यहां भी ऐसा ही होगा, जब आप वेट रखोगे तो इंटरनल एनर्जी ने इंक्रीज होना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी स्टोर्ड एज इट्स इंटरनल एनर्जी, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि हीट एनर्जी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर को तो रहना है कांस्टेंट
और टेम्परेचर तब ही कांस्टेंट फिर रह सकता है जब हीट एनर्जी सिस्टम से निकले। तो हीट क्यू मस्ट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। वर्क डन नेगेटिव होगा और हीट एनर्जी भी नेगेटिव होगी। वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव और हीट एनर्जी लीविंग फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन टू बी नेगेटिव। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डेल्टा U जीरो। तो Q हमें पता है नेगेटिव है, सिस्टम से निकल रही है हीट एनर्जी, और वर्क डन ऑन द सिस्टम ये भी नेगेटिव होता है। तो हम लिख सकते हैं माइनस Q इज इक्वल टू माइनस W। ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की एक्सप्रेशन। ये जो माइनस साइन है ये लीविंग हीट को और वर्क डन ऑन द सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपने एमसीक्यू के लिए भी इसको याद रखना है। नेक्स्ट है जी कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कंडीशन क्या है? चूंकि ट्रांसफर ऑफ हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह होनी है, हीट एनर्जी ने सिस्टम में कभी एंटर होना है कभी लीव करना है, तो इसमें टाइम लगता है। अब अगर टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि भाई ये प्रोसेस फिर स्लोली होना चाहिए ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है इट मस्ट टेक प्लेस स्लोली। ये प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए। एकदम से अगर आप वेट्स को उठा दोगे तो उससे सिस्टम एकदम एक्सपैंड होगा। उस एक्सपैंड होने से इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर स्लोली हटाते जाओगे तो हीट एनर्जी को मौका मिल जाएगा सिस्टम में एंटर होने का, तो फिर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ऐसे अगर आप एकदम से कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट एनर्जी को सिस्टम से निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। तो स्लो होना चाहिए ये प्रोसेस। इसकी एग्जांपल्स हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। फ्रीजिंग ऑफ वाटर or melting of ice at 0 degrees Celsius. Phase changes is an isothermal process. फेज चेंज होता है जब 0 डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप हीट एनर्जी सिस्टम को दें, बर्फ को दें, आइस को दें, तो उसका टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन वो जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस में, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी किसमें? वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, फेज चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो फेज के चेंज होने में यूज होना शुरू हो जाएगी हीट एनर्जी, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट। ऐसे ही अगर आप वाटर को आप उससे हीट एनर्जी निकालते जा रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस आ गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके फिर आप और हीट एनर्जी निकालोगे तो टेम्परेचर तो उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन जो हीट एनर्जी निकल रही है वो क्या करेगी? फेज चेंज कराएगी। ये वाटर जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में, स्लोली अगर हो। नेक्स्ट ऐसा ही है एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको पता है सी जो है समंदर है, उससे एवेपोरेशन होती रहती है हमेशा। एवेपोरेशन का प्रोसेस जारी रहता है, और एवेपोरेशन जब होती है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जितना टेम्परेचर उनका होता है उसी टेम्परेचर से ही वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बुखारात में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं सेम टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो क्या बन गए? वेपर्स बन गए, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्लो एवेपोरेशन अगर होती जा रही है तो उससे जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पहली एग्जांपल जो थी, आप जो है वो स्लोली हीट एनर्जी एंटर करें आइस में तो उससे क्या होगा? फेज चेंज होगा।
नेक्स्ट एक इंडस्ट्रियल एग्जांपल है इसकी, बहुत अच्छी, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कार्नट इंजन आने वाले टॉपिक्स में। कार्नट इंजन भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पे बेस करता है, और एक पूरे प्रोसेस के बाद साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो वापस सिस्टम अपनी उसी स्टेट में आ जाता है, जितना टेम्परेचर उसका था, जितनी इंटरनल एनर्जी थी, उसी स्टेट पे वापस आ जाता है। तो कार्नट इंजन भी इसकी एक एग्जांपल है। इसमें क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन यूज होता है, तो इसका पोर्शन एक है, पार्ट है कार्नट इंजन की वर्किंग का, वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे बेस करता है। या हम कह सकते हैं स्लो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस इन अ सिलेंडर। जैसे अभी हमने गैस सिलेंडर की बात की है, मूवेबल पिस्टन है, तो स्लोली अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं या इसको कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसके अलावा रिएक्शंस कैरिड आउट इन हीट पंप, हीट पंप में जो काम होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, वो भी आइसोथर्मल प्रोसेस की एक एग्जांपल है। हीट पंप का जो गोल होता है, असल में उसका काम होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, कांस्टेंट रखना, घर के टेम्परेचर को, रूम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। तो वो हीट एनर्जी को सिस्टम में एंटर करता रहेगा या लीव करवाता रहेगा। ओवरऑल उसका काम यही है कि रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, और उस रूम के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का मतलब यही है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस। इन एन isothermal process, the internal energy of system remains constant, increases, first increase, then decrease या decreases। तो चार ऑप्शन है बेटा आपके पास कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, या पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करना शुरू कर देती है, या डिक्रीज करती है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे हमने ये पीवी डायग्राम ड्रा की है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, तो टेम्परेचर इस पूरे प्रोसेस के दरमियान हमने लिखा है कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो जी बेटा, ये था आज का आर्टिकल। इसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। अल्लाह हाफिज।